नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता से बेदखल हो गई है। रोज एक के बाद एक नेता शिंदे गुट में खिसकते जा रहे हैं। पार्टी कभी सिंबल की लड़ाई में उलझी रहती है, कभी पार्टी के नेताओं को जोड़े रखने में। लेकिन अब शिवसेना की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं, क्योंकि शिवसेना के सेनापति संजय राउत पर ईडी रोज अपना शिकंजा कसती जा रही है। ईडी ने पहले संजय राउत को नोटिस भेजकर दफ्तर बुलाया था, अब ईडी के अधिकारी खुद संजय के घर पहुंच गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि संजय को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। दादर के गार्डन कोर्ट स्थित सुबह सुबह पहुंचे ईडी के 10 अधिकारियों ने संजय राउत के घर की तलाशी ली है। ईडी जब संजय राउत के घर पहुंची तो वो घर पर ही मौजूद थी। इससे पहले संजय राउत को 20 और 27 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन राउत ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने वकील के जरिए यह संदेश पहुंचाया कि वो 7 अगस्त तक ही पूछताछ के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। ईडी संजय राउत के घर छापा मारने 15 साल पुराने एक मामले में पहुंची है। दरअसल ये पूरा मामला एक चौल की जमीन से जुड़ा हुआ है। आज से करीब 15 साल पहले साल 2007 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा ने पात्रा चौल में रहने वाले किराएदारों के लिए 672 फ्लैट्स का पुनर्निर्माण और बाकी बची जमीन पर 3000 फ्लैट्स बनाने का निर्णय लिया था। इस प्रोजेक्ट का काम महाडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि हाइडल यानी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सिस्टर कंपनी है। ये सभी फ्लैट्स महाडा की 47 एकड़ जमीन पर बनने थे, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ जब गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट्स को रीडेवलप करने और महाडा को बाकी फ्लैट्स सौंपने की बजाय इस जमीन को 8 अलग अलग बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया। फ्लैट्स का निर्माण भी नहीं कराया। ये घोटाला सामने आया तो, लेकिन सालों तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में पहला मुकदमा 11 साल बाद साल 2018 में लिखा गया। साल 2018 के मार्च महीने में महाडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ पहला मामला दर्ज कराया। साल 2018 में ही महाडा यानी कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये केस दर्ज कराया। ये केस राकेश कुमार वधावन, सारंग कुमार वधावन और अन्य के खिलाफ था। इस मामले में फरवरी 2020 में ईओडब्ल्यू ने पहली गिरफ्तारी प्रवीण राउत के रूप में की। प्रवीण राउत, सारंग बाधवन और राकेश वधावन हाइडल में डायरेक्टर थे। ये वधावन भाई वही हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक घोटाला किया। दोनों भाई पीएमसी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भी हैं। हालांकि बाद में प्रवीण राउत को कोर्ट से जमानत मिल गई, वो जेल से बाहर आ गया, लेकिन हाल ही में ईडी ने दोबारा उसे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। अब आते हैं इस मामले में संजय राउत की भूमिका पर। सवाल यह है कि आखिर इस मामले में संजय राउत का नाम कहां से जुड़ गया। दरअसल इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा ईडी ने 1 फरवरी को दर्ज किया था। ईडी ने प्रवीण राउत और उसके सहयोगी सुजीत पाटकर से जुड़े ठिकानों में छापा भी मारा था। 2 फरवरी को प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया था, जबकि पाटकर का बयान दर्ज किया गया था। बताया जाता है कि प्रवीण राउत और शिवसेना सांसद संजय राउत कथित तौर पर अच्छे दोस्त हैं। प्रवीण राउत का नाम पीएमसी बैंक घोटाले में भी आया था, जिससे पूछताछ भी की गई थी। इस मामले में जांच के दौरान नई बात सामने आई थी कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को 55 लाख रुपए का उधार बिना ब्याज के दिया था। इस उधार से संजय राउत के परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था। इस मामले में ईडी ने माधुरी और वर्षा का बयान भी दर्ज किया था। ईडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक साल 2010 में प्रवीण राउत को प्रोजेक्ट की इक्विटी बिक्री और लैंड डील के लिए 95 करोड़ रुपए मिले थे, यानी पूरी डील का कमीशन 95 करोड़ रुपए मिला था, जिसे आसान भाषा में कहें तो ब्रोकरेज और दलाली भी कहते हैं। हालांकि प्रवीण राउत और गुरु आशीष कंपनी इन प्रोजेक्ट्स को कभी पूरा नहीं कर पाई, न ही उसने पूरा करने का कभी मन बनाया। प्रोजेक्ट आज भी खंडहर बना हुआ है। इस मामले में जिस सुजीत पाटकर के घर पर ईडी ने तलाशी ली थी, वो प्रवीण राउत का बेहद करीबी है और सहयोगी भी। पाटकर को संजय राउत का भी करीबी माना जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पाटकर संजय राउत की बेटी के साथ एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर भी है। इसके अलावा पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने मिलकर अलीबाग में एक जमीन का सौदा भी किया था, यानी दोनों ने मिलकर अलीबाग में जमीन खरीदी थी।
अलीबाग की ये लैंड डील भी ईडी के रडार पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि ये जमीन खरीदने के लिए पैसों की हेराफेरी की गई थी। इस मामले में इसी साल अप्रैल में ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके करीबियों की 11 करोड़ 15 लाख रुपए की जो संपत्ति थी उसे अटैच किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि पाटकर को मुंबई और ठाणे में शिवसेना सरकार के दौरान बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कई जगह कोविड सेंटर बनाने के लिए ठेके मिले थे, जिसके लिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इन ठेकों में सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन ठेकों में अनियमितताएं की गई हैं। सोमैया ने पाटकर और उनकी कंपनी के खिलाफ पुणे के शिवाजी नगर स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। संजय राउत को ईडी ने इसी मामले को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया था। संजय राउत को नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि यह साजिश है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने की तब चुनौती भी दी थी। संजय राउत प्रवर्तन निदेशालय के समन पर 28 जून को ईडी के सामने पेश भी हुए थे, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए ईडी ने उनकी चौखट पर दस्तक दे दी है। संजय राउत शिवसेना के हनुमान हैं। उन्होंने बगावत के बावजूद पूरा मोर्चा संभाले हुए थे। सामना के संपादक संजय बेहद इस समय मुश्किल में है। अब देखना है कि इस मामले में संजय राउत फंसते हैं या फिर पाक साफ होकर निकलते हैं। इस पर भी हमारी नजर रहेगी और जो भी अपडेट होगा हम वो आपको देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।